टाइम मशीन, इससे तो मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे ये टाइम मशीन अता की। टाइम मशीन, तुम मुझे आज से 1500 साल पीछे लेके चलो। यदि मंगल भवनया मंगल हारे। भाई यदि सच में टाइम मशीन आ जाए तो सारे के सारे अब्दुल घर वापसी कर लेंगे। ये मुस्लिम है, इनसे एक बार जाति पूछेगा। शिया है, सुन्नी है, अहमदिया, बरेली। ये शिया है, सुन्नी है, अहमदी है, बरेलवी है, देवबंदी है, क्या है, एक बार पूछेगा। भाई मैं मुस्लिम हूँ। ये जाति जनगणना के फेवर में थे। मैंने जब इनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो ये बोल रहे कि मैं मुस्लिम हूँ सिर्फ। ये क्या बात हुआ? जब सुन्नी हो बता दो यार, ये सुन्नी से तो क्या मैं मुस्लिम होना लेना खड़ा होना मुस्लिम हूँ। तुम का कोई याद बात कर, हम भी हिंदू हैं। इनका बढ़िया जाति जनगणना का समर्थन करेंगे बट अपनी जाति नहीं बताएंगे, लेकिन हिंदुओं को जातिवाद में अवश्य बांटते रहेंगे। लेकिन अगर और इसमें देखा जाए तो मैं समझता हूं कि एक अद्भुत जुगलबंदी थी। और मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही कारण है। एक कारण निश्चित रूप से वो अद्भुत जुगलबंदी का है जो गांधी और नेहरू के बीच में थी, और जो ट्रिनिटी थी हमारी जीएनपी की, गांधी नेहरू पटेल की, जो गांधी और नेहरू के बीच में थी, और जो ट्रिनिटी थी हमारी जीएनपी की, गांधी नेहरू पटेल की। एक आध बार का तो समझ में आता है कि जीभ फिसल गई, लेकिन बार बार वही शब्द दोहराना तो भाई ये मनसा कुछ ठीक नहीं लग रही। हिंदी में बोलिए ना, ज्यादा प्यारी लगती है आप। आत्मसमर्पण कर रही है क्या? आत्मसमर्पण कर रही है। वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी। क्या बोला तूने? जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, गांधी परिवार, सैन्य अधिकारों को। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो भाई जो हमारा पुराना स्टूडियो था वो चेंज हो चुका है, तो उस स्टूडियो की वो लास्ट वीडियो थी। फिलहाल आप लोग देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड चेंज है, अभी पीछे बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, अलमारी वगैरह है, तो उसमें मैंने पर्दा टांग दिया है। करीब 1 मंथ तक यहीं पे इसी स्टूडियो में रहेंगे, उसके बाद दोबारा से स्टूडियो फिर से चेंज हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। और बाकी का ये सारा अपडेट मैंने आप लोगों को उसी दिन व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया था। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा उन्होंने उस वीडियो को देख लिया होगा। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, इस तरह की एडिटिंग नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने भी इस तरह की एडिटिंग की है मैं उसकी कड़ी से भी ज़्यादा कड़ी चावल वाली निंदा करता हूँ। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। व्यूअर्स, किसी भी देश की धरोहरों पर वहां के नागरिकों का अधिकार होता है, यानी आपका अधिकार होता है। वो धरोहर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती। यह बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर हैरानी और ताज्जुब दोनों हो रहे हैं और उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। हैरानी की बात यह है व्यूअर्स कि कैसे देश को लंबे वक्त तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम ने 10 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी को यह चिट्ठी लिखी थी। इसमें मांग की गई थी कि गांधी परिवार पंडित नेहरू की वो चिट्ठियां लौटा दे जिन्हें 2008 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी के पास 51 बक्सों में भरकर पहुंचाया गया था। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो ऐतिहासिक चिट्ठियां आखिर सोनिया गांधी के घर पर कैसे पहुंची? और सवाल सिर्फ चिट्ठियों का नहीं है, सवाल इस रहस्य का है जिसे कांग्रेस परिवार छिपाना चाह रहा है। नेहरू जी की वो चिट्ठियां आज एक ऐसा रहस्य है जो गांधी परिवार के गले की फांस बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था जो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इन चिट्ठियों को देश को वापस करना नहीं चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम ने सितंबर 2024 में सोनिया गांधी को भी ऐसा एक पत्र लिखा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, यानी शांति उनकी तरफ से। तो इस बार राहुल गांधी को यह लेटर भेजा गया है, यह चिट्ठी भेजी गई है। साल 2008 जब यूपीए सरकार का दौर था तब नेहरू म्यूजियम से 51 डिब्बे गायब किए गए थे जिसमें नेहरू के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक चिट्ठियां शामिल थी। इन सभी डिब्बों में पंडित नेहरू के वो ऐतिहासिक पत्र शामिल थे जो उन्होंने एडविना माउंटबेन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसी महान हस्तियों को लिखे गए थे। और फिर ये डिब्बे जब यूपीए की सरकार थी तब सोनिया गांधी के आदेश पर नेहरू म्यूजियम से निकालकर सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचा दिए जाते हैं। 51 कार्टन्स
गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी, ये चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी वो एक दिन आई और यहाँ से वो लेकर चली गई। अब सवाल यही है कि आखिर सोनिया गांधी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि देश की धरोहर को इस तरह से कांग्रेस परिवार ने अपने कब्जे में ले लिया, और कौन से रहस्य इन चिट्ठियों में छिपे हुए थे। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी आकर देश की जनता को बताएं कि उन चिट्ठियों में ऐसा क्या था और उन्हें छुपाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनन फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई। जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तब उससे जुड़ी हुई चीजें उसकी नहीं होती हैं, वो सार्वजनिक होती हैं, देश की प्रॉपर्टी होती है। तो देश की जनता का हक बनता है कि उन चिट्ठियों में ऐसा क्या था और उन्हें क्यों छिपाया गया। जब 2008 में यूपीए की सरकार थी तब बिना किसी जानकारी के, बिना किसी परमिशन के ये डिब्बे म्यूजियम से उठाकर सीधे सोनिया गांधी के आवास पर भेज दिए जाते हैं। इवन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए। ये वही दस्तावेज थे जो 1971 में नेहरू परिवार के द्वारा संग्रहालय को सौंपे गए थे। यानी कि ये राष्ट्र धरोहर न कि किसी फर्जी गांधी परिवार की निजी संपत्ति। फिर इन्हें वापस क्यों और कब लिया गया, आज देश ये जानना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो चिट्ठियां म्यूजियम में रखी हुई थी तब सोनिया गांधी को ऐसा कौन सा डर सता रहा था कि उन्होंने उन चिट्ठियों को वापस मंगा लिया। उन चिट्ठियों में ऐसे कौन से राज छिपे हुए हैं। ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है। इसका संशोधन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ सकेंगे। क्या यदि आज ये चिट्ठियां सार्वजनिक हो जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए और फर्जी गांधी परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू के व एडविना के क्या संबंध थे इसका खुलासा हो सकता है, या फिर नेहरू के विचार, उनकी रणनीतियां और वो बातें जो उन्होंने जयप्रकाश नारायण आइंस्टीन व अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित से साझा की थी, या आज नेहरू के चिट्ठियां कांग्रेस पार्टी की छवि के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरा मानना है कि उसमें कुछ ऐसा था, इसी वजह से उसको विड्रॉ किया गया। कांग्रेस पार्टी जिस पारदर्शिता व लोकतंत्र का झूठा पाठ पढ़ाती है, आज वही कांग्रेस पार्टी इस पर पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही है। पीएमएमएल सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी बार बार इन चिट्ठियों को वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो आज का फर्जी गांधी परिवार है वो इस पर मौन साधे हुए बैठा है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है। चलिए एक बार को हम और आप लोग मान लेते हैं कि इन चिट्ठियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर कांग्रेस पार्टी इन चिट्ठियों को वापस क्यों नहीं कर रही है, दबाकर क्यों बैठी है। 51 डिब्बों में बंद ऐतिहासिक चिट्ठियां किसी फर्जी गांधी परिवार की निजी संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की धरोहर है। शायद कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि यदि ये दस्तावेज सामने आते हैं तो उनकी राजनीति व नेहरू का दूसरा ही पहलू देश की जनता के सामने आ जाएगा। बाकी का आप लोगों को क्या लगता है कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या हो सकता है जो सोनिया गांधी ने संग्रहालय से इन चिट्ठियों को वापस मंगाकर अपने घर पर जमा करके रख लिया है। कृपया कर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में शेयर अवश्य कीजिएगा। राजनीति में घायल है कांग्रेस, क्योंकि मियां औरंगजेब की कायल है कांग्रेस। वक्फ बोर्ड की आत्मा है कांग्रेस, राष्ट्रवाद का खात्मा है कांग्रेस। हिंदुओं के लिए काल है कांग्रेस, भ्रष्टाचारियों के लिए माल है कांग्रेस। आतंकियों की सपोर्ट है कांग्रेस, घुसपैठिए का पासपोर्ट है कांग्रेस। झूठ की खटाखट है कांग्रेस, ठगों के लिए फटाफट है कांग्रेस। धूर्तों की एक चाल है कांग्रेस, 99 पर खुशी से लाल है कांग्रेस। धर्मांतरण का जाल है कांग्रेस, वक्फ का ख्याल है कांग्रेस। सनातन के लिए पाप है कांग्रेस, आतंकी की माई बाप है कांग्रेस। गद्दारों और जयचंदों की पार्टी है कांग्रेस, राजनीति की सबसे खतरनाक बीमारी है कांग्रेस। हमसे दूरी बनाओ, देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाओ। कांग्रेस की यही हकीकत है। हम और आप जितना जल्दी समझना है उतना ही बेहतर होगा हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए। मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा होता है। क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? आगे भी संपन्न होंगे, लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा, राधे राधे
के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। यदि हमारा हिंदू समाज अब भी एक नहीं हो पाया तो आने वाले समय में कोई भी नेता इतनी हिम्मत कभी भी नहीं कर पाएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो कोई सबसे गंदा फैशन ट्रेंड अभी तक का आपको लगा कि क्या देख लिया, मेरे दिन खराब हो गया? मैम, इंसान की लाइफ में कपड़े पहनो लेकिन वक्त और जरूरत के हिसाब से। आजकल की लड़कियां, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन आजकल की लड़कियां क्या होती हैं, कहीं भी मुंह उठा के कुछ भी पहन के निकल लेती हैं। मतलब वक्त के हिसाब से कुछ देख के पहनती नहीं है। अगर बाहर चल रही हैं तो ऐसे खुले खुले कपड़े पहन के चल लेती हैं, और अगर कल को उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो ब्लेम करती है पब्लिक के ऊपर कि अपनी नजरें नीचे झुका के चले। ऐसा नहीं होता मैम, खुद को भी देखना पड़ता है।